गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नीतू टंडन अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। जिन बच्चों ने पिछला पार्ट 1 नहीं सुना है वो जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें पाठ का शुरुआती हिस्सा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अब बचेंद्री पाल जी इसमें अपनी यात्रा का विवरण देती हैं कि दूसरे दिन वो लोग, उनकी टीम जो है वो अपने ज़्यादातर सामान को, जो खुम्बो हिमपात है उसके आधे रास्ते तक वो लोग ले गए। और यहाँ पर एक नाम आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर मीनू मेहता का, क्योंकि डॉक्टर मीनू मेहता इनकी टीम को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से कैसे पुलों का निर्माण करते हैं, लट्ठों रस्सियों का उपयोग कैसे करते हैं, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, ये सब चीज़ें इन्होंने सिखाई। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। तो बचेंद्री पाल और रीता गोम्बू ये लोग साथ साथ चढ़ रहे थे। इनके पास एक वॉकी टॉकी भी था जिसमें ये अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। अब ये लोग बेस कैंप से कैंप 1 तक अपना सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास कर रहे थे। और कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हो गए जब इन लोगों ने अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली ये केवल 2 ही महिलाएं थीं, रीता गोम्बू और बचेंद्री पाल। अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए। अब इनके जो अग्रिम दल में अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा थे, लोग साउथ कोल पहुंच गए। और साउथ कोल पहुंचकर उन्होंने 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। तो कैंप 4 लगाया 7,900 मीटर की ऊंचाई पर इन्होंने, क्योंकि ये टीम 1 इनके आगे चल रही थी। जब अप्रैल में ये बेस कैंप में थी, लेखिका बोलती है, तो तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ इनके पास आए थे और उन्होंने दल के सारे सदस्यों से बातचीत की थी। और जब इनकी बचेंद्री पाल की बारी आई तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो नौसिखिया हूँ और ये एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तो तेंजिंग हंसे और उन्होंने कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला ही अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि उनको शिखर तक यानी एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो और तुम्हें शिखर पर पहले प्रयास में ही पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लेखिका लॉत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। अब ये लोग कैंप 3 तक पहुंच गई थी और वहां पर इन लोगों को आराम करना था, उसके बाद आगे की चढ़ाई शुरू करनी थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे और इनके संग तंबू में लोपसांग और तशारिंग थे। एनडी शेरपा और 8 अन्य लोग, शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा, दूसरे तंबुओं में थे। ये गहरी नींद में सोई हुई थी लेखिका। तभी 12:30 बजे रात के लगभग इनके सिर से कोई सख्त चीज़ टकराई और इनकी नींद खुल गई और साथ ही एक बहुत ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी इन्हें महसूस हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज़ इनके शरीर को कुचलती हुई चल रही है। इनको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। तो पता चला कि एक लंबा बर्फ़ का पिंड इनके कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। एक बर्फ़ का बहुत भारी, आप चट्टान कह सकते हैं उसको, टुकड़ा बहुत बड़ा, और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था, यानी ढेर बन गया था बर्फ़ का। हिमकंडों, बर्फ़ के टुकड़ों और जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए इनके कैंप को तहस नहस कर दिया। मतलब उसकी स्पीड इतनी थी, कोई भाई बर्फ़ की चट्टान गिरेगी तो बहुत तेज स्पीड के संग वो ऊपर से गिरी थी। इसी वजह से तो वहाँ पर अक्सर जो है बहुत सुरक्षित नहीं होते हैं, कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। परंतु यहाँ पे भाग्यवश किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन चोट हर व्यक्ति को लगी थी। अब जो लोपसांग थे वो अपनी स्विस छुरी की मदद से उन्होंने तंबू का रास्ता साफ करने शुरू किया और उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई और तुरंत ही तेज़ी से लेखिका को बचाने की कोशिश में सब लोग लग गए, क्योंकि थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। अब बड़े बड़े जो बर्फ़ के टुकड़े थे उनको हटाया गया और उसके चारों तरफ कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और उनको बर्फ़ की कब्र से बाहर खींच लिया गया।
सुबह तक उनके सारे सुरक्षा दल आ गए और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। अब इन सबको कैंप 2 पर ले जाया गया और जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक स्ट्रेचर पर लटाकर नीचे ले आए। अब जो उनके नेता कर्नल खुल्लर थे, उन्होंने कहा कि भाई इतनी ऊंचाई पर जो सुरक्षा का कार्य किया गया है वो बहुत साहसिक कार्य था, क्योंकि टीम के नेता अपने सदस्यों में साहस जगाए रहते थे, जोश जगाए रहते थे। सभी 9 पुरुषों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण इनको बेस कैंप में सबको भेजना पड़ा। तभी जो कर्नल खुल्लर थे वो लेखिका के पास आए और उनसे पूछा कि क्या तुम भयभीत थी, क्या तुम्हें डर लग रहा था? तो लेखिका ने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो लेखिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया नहीं। अब जैसे ही लेखिका साउथ कोल कैंप पर पहुंची, साउथ कोल कैंप वहाँ पे एवरेस्ट का ही हिस्सा है और ये बहुत मतलब यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, चट्टानें हैं। तो इन्होंने अपने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू की। लेखिका ने खाना, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह इकट्ठे किए और जब इनका दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया तो इनको चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। ये चाय पीने की तैयारी कर रही थी और की, जय और मीनू, की भी एक सदस्य का नाम है, ये सब अभी बहुत पीछे थे। लेखिका को थोड़ी चिंता हुई क्योंकि अगले दिन इनको उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी और वो सब धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे एक बहुत भारी बोझ लेकर आ रहे थे, शेरपा थे और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। अब इन्होंने जैसे ही बर्फीली हवा में तंबू से बाहर कदम रखा तो कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी इनकी मुलाकात मीनू से हुई और की और जय अभी कुछ पीछे थे। जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने चाय पी लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मतलब उसने कहा कि आप वापस क्यों जा रही हैं, लेकिन इनको की से भी मिलना था। और अब सब की ने जब इनको देखा तो वो भी हक्का बक्का रह गया। उन्होंने कहा भाई तुम इतनी जोखिम क्यों ले रही हो बचेंद्री? तो उसने कहा कि ठीक है मैं पर्वतारोही हूँ लेकिन मैं शारीरिक रूप से ठीक हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, तो मुझे अपने दल के बाकी सदस्यों की भी मदद करनी चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लॉटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट गए। अब साउथ कोल क्या है, पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से मशहूर है क्योंकि ये हिस्सा एवरेस्ट में जो है यहाँ पर बहुत चट्टानें हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर जगह है। अब अगले दिन लेखिका 4 बजे सुबह उठ गई। इन्होंने बर्फ़ पिघलाकर चाय बनाई और अपना हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद लगभग 5:30 बजे ये अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दोरजी बाहर खड़ा था और कोई भी आसपास नहीं था। अंग दोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। तो इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर वापस साउथ कोल पर वापस आना था या अपने प्रयास को छोड़ देना था। तो वो अंग दोरजी तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाला था। तो उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। अब एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और फिर साउथ कोल तक वापस आना बहुत कठिन और काफ़ी परिश्रम लगेगा, इसमें काफ़ी हार्ड चढ़ाई होगी। और इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके साथ लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास था। लेखिका ने कहा कि फिर भी मुझे अंगदोरजी पर पूरा विश्वास था और साथ ही साथ मैं आरोहण की क्षमता यानी ऊपर चढ़ने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। तो अंगदोरजी काफ़ी मजबूत था, तो इसलिए उनको पूरा विश्वास था लेखिका को। अब सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और लेखिका साउथ कोल से बाहर आने के लिए तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत अधिक थी। लेखिका अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी, मतलब उनके साथ जो ऊपर चढ़ाई के लिए जो ज़रूरी साधन होते हैं वो सब उनके पास थे और उनका गर्म कपड़े वगैरह उसमें वो काफ़ी सुरक्षित थी, अपने को सेफ़ फील कर रही थी और काफ़ी वार्म भी थी। तो इन्होंने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की और अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। उनको लेखिका को भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई।
और जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। इनको मतलब इतनी हार्ड वहाँ पे बर्फ़ थी कि इनको बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें। और अब ये लिखती हैं कि मैंने इन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही ये शिखर कैंप पर पहुँच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि क्या आप थक गई हैं? तो इन्होंने कहा नहीं, जिसे सुनकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बिल्कुल थकी भी नहीं है और आराम से चढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम दोपहर 1 बजे तक शिखर पर पहुंच जाएंगे। शिखर यानी एवरेस्ट की चोटी पर। लॉटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। फिर थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद इन्होंने फिर से चढ़ाई शुरू की। लाटू जो था वो एक नायलॉन की रस्सी ले आया था, तो अंगदोर्जी और लेखिका बचेंद्री पाल रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला और वो संतुलन बनाए रखने के लिए रस्सी पकड़े हुए था। तभी लाटू ने ध्यान दिया कि इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता, मतलब 4 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन बचेंद्री पाल 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से चढ़ रही थी। तो उसने रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की जब आपूर्ति सप्लाई बढ़ाई तो लेखिका को महसूस हुआ कि अब तो मेरे लिए कठिन चढ़ाई और इनको आसान लगने लगी। फिर दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा बहुत तेज स्पीड में चल रही थी और उस ऊंचाई पर तेज़ हवा के झोंके, मतलब बर्फ़ के कण भी पूरे चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य मतलब कुछ भी आगे का दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब अनेक बार लेखिका ने देखा कि केवल थोड़ी दूर चढ़ने के बाद कोई और ऊपर चढ़ाई नहीं दिख रही है, बाकी ढलान एकदम सीधे नीचे चला गया है। तो इनको लगा कि अब तो मतलब सफलता बहुत नज़दीक है, क्योंकि कोई और ऊंची चोटी नहीं दिख रही है। फिर 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी। अब क्या होता है कि जो एवरेस्ट शंकु यानी एवरेस्ट की नोक पर आप देखेंगे पिक्चर्स में, तो वो पूरी जो एक नोक जैसी बनी होती है, उसकी चोटी पर इतनी जगह नहीं होती कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हज़ारों मीटर लंबी सीधी ढलान होती है। तो सबसे पहले तो इनकी सुरक्षा निश्चित की गई। बर्फ़ के फावड़े से सब बर्फ़ की खुदाई की, अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद इन्होंने घुटनों के बल ये बैठी और बर्फ़ को अपने माथे को लगाकर इन्होंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। इन्होंने एवरेस्ट की चोटी का चूमा उन्होंने, और बिना उठे फिर इन्होंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र, हनुमान चालीसा निकाला, पूजा की और अपने साथ जो लाई थी दुर्गा माँ का चित्र, हनुमान चालीसा, इन्होंने उसको बर्फ़ में दबा दिया और इनको अपने माता पिता का ध्यान आया। अब जैसे ये उठी तो इन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति इन्होंने सिर झुकाया। अंगदोर्जी जिन्होंने इनको प्रोत्साहित किया था, लक्ष्य तक पहुंचाया, और ये कमाल की बात है कि अंगदोर्जी ने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी बार चढ़ाई की, तो इन्होंने उसकी बधाई दी। अंगदोर्जी ने कहा, दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर के बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फिर फोटोग्राफ्स वगैरह ली। इस समय तक जो लॉटू थे उन्होंने उनके नेता कर्नल खुल्लर को एवरेस्ट पर चारों के होने की सूचना दे दी थी और फिर इनके हाथ में वॉकी टॉकी दिया। कर्नल खुल्लर बहुत प्रसन्न थे सफलता से। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, बचेंद्री पाल को बधाई दी और कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि, तुम्हारे इस अनूठे काम से तुम्हारे मम्मी पापा को, माता पिता को मैं बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा। तो बच्चों, ये थी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का वर्णन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर।